स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए डेली लेके आता हूं सुबह 7 बजे करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपसे जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के क्वेश्चन, उससे बेस्ड ये एक टेस्ट सीरीज जैसे वीडियो है जिसमें आप मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। अगर आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। वन बाय वन हम तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं और फिर नीचे जैसे आपसे बोला गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन तीनों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो बाद में बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, अ सिंडेमिक is a situation when 2 or more epidemic interact synergetically to produce an increased burden of disease in a population। यानी कि जो इसमें जो बोला गया जो टर्म है सिंडेमिक, एक सिचुएशन है जब 2 या 2 से ज्यादा एपिडेमिक यानी कि जो महामारी जब 2 से ज्यादा जब महामारी एक साथ इंटरेक्ट करती है और पॉपुलेशन में के लिए एक तरह से बर्डन का काम करती है, तो ये जो सिचुएशन होती है इसे हम सिंडेमिक बोला जाता है। इसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए, अ डिसीज कॉल्ड एपिडेमिक व्हेन ए न्यू डिसीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव द इम्यूनिटी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सेप्टेशन। यानी कि इस स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है जो एपिडेमिक के उस डिसीज को कहते हैं जब एक न्यू डिसीज हमारे आसपास वर्ल्ड में फैल जाती है, जिसका हमारी जो इम्यूनिटी में स्प्रेड हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम में वो एक तरह से हमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बिगाड़ चुकी होती है और बियॉन्ड वर्ल्ड के बियॉन्ड वो एक्सेप्टेंस से भी आगे निकल जाती है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट है आपका, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एपिडेमिक्स आर मोर सीवियर देन द पेंडेमिक, कि जो एपिडेमिक है वो मोर सीवियर कंडीशन की है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ पेंडेमिक ड्यू टू अनलिमिटेड एरिया ऑफ स्प्रेड, क्योंकि इसकी जो एरिया है वो अनलिमिटेड है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कितना भी ये फैल सकता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो एपिडेमिक है ये मोर सीवियर है इन कंपैरिजन ऑफ पेंडेमिक के, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है। और डी में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि सही स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देख लेते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्ट क्यों है या इनकरेक्ट क्यों है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि सिंडेमिक जो है वो सिचुएशन है जब व्हेन 2 और मोर एपिडेमिक्स इंटरेक्ट, यानी कि 2 तरह की जो महामारी जो होती है वो एक साथ अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं जब दोनों एक साथ फैल जाती है, यानी कि सोसाइटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए एक बर्डन, 2 डिफरेंट डिसीज का बर्डन एट द सेम टाइम अगर आ जाता है तो इसे सिंडेमिक बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया एपिडेमिक बोला गया, जो एपिडेमिक के बारे में क्या है कि एपिडेमिक इज ए लार्ज आउटब्रेक होता है, वन ऑफ द स्प्रेड ओवर द पॉपुलेशन और रीजन। यानी कि एपिडेमिक सिचुएशन या कंडीशन ऐसी होती है जब एक बड़े रीजन में या बड़े पॉपुलेशन में फैल जाता है, ठीक है, एक साथ फैल जाता है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पेंडेमिक इज डिक्लेयर व्हेन ए न्यू डिसीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव द इम्यूनिटी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड द एक्सेप्टेशन। और पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक का मतलब कि एक बड़े हिस्से में, एक बड़े एरिया में कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है। और पेंडेमिक क्या होती है, कोई न्यू डिसीज, यानी कि पहले से नोन नहीं है, हमारे लिए अननोन है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी खराब कर देती है। तो पेंडेमिक वो सिचुएशन है, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है आपके लिए कि पेंडेमिक आर द लेस सीवियर देन द epidemic are less severe than the pandemic due to limited area of spread। कि जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक कह लो, ये जो ना थोड़ा सा कम सीवियर है एज कंपेयर टू पेंडेमिक की। क्यों? क्योंकि लिमिटेड एरिया में स्प्रेड होता है। जबकि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया था, थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बोला गया था अनलिमिटेड, जबकि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है ये। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारे लिए जो इस क्वेश्चन का होगा वो हो गया बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन आर एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना। ये कुछ लाइंस, बॉर्डर लाइन के नेम्स गिवन है आपके पास। ये 5 डिफरेंट नेम है जो इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो इंडिया की जो बाउंड्री से रिलेटेड जो ये नेम्स है, लाइंस के नेम है, आपको ये बताना है कि इंडिया और चाइना के साथ जो कॉमन है उस लाइन के बारे में आपको आंसर बताना है, उसको चूज करना है। इस 5 में से कौन से ऐसे ऐसे हैं। तो जैसे नीचे आपसे बोला गया कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो कोड्स गिवन है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आप चूज करिए और फिर बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। चलिए देख लेते हैं फिर। फर्स्ट ऑप्शन यानी ए में आपसे बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि फर्स्ट यानी जॉनसन लाइन और सेकंड यानी कि मैकडोनाल्ड लाइन, ये दोनों क्या है कि इंडिया और चाइना से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। अच्छा, सेकंड यानी बी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड है आपका मैकडोनाल्ड लाइन, फोर्थ है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड फिफ्थ है आपका रेड क्लिफ लाइन। तो ये 3 लाइन किससे एसोसिएटेड है? इंडिया एंड चाइना से। अच्छा, नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 4 ओनली। 1 यानी कि जॉनसन लाइन, 2 मीन्स मैकडोनाल्ड लाइन एंड 4 मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो है ये किससे रिलेटेड है? इंडिया एंड चाइना से। लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2, 3, 4, 3 नहीं है इसके अंदर, 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि 3 को छोड़ देते हैं, यानी कि एलओसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बच गए वो सब किससे रिलेटेड है? वो सारे रिलेटेड है इंडिया एंड चाइना से। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है तो उसके जो लाइंस के नाम गिवन है वो आपको करेक्ट चूज करने हैं जो इंडिया और चाइना में कॉमन लाइन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। चलिए, ये ऑप्शन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। चलो अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, सही किया जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी यानी कि फर्स्ट, 2 एंड 4, यानी कि थर्ड को और फिफ्थ को अगर हम छोड़ दें तो वो इंडिया से रिलेटेड है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को छोड़ दें। थर्ड यानी कि जो एलओसी है, आप जानते हैं एलओसी तो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ है। और उसके बाद जो फिफ्थ है रेड क्लिफ लाइन, ये भी पाकिस्तान के साथ है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रेड क्लिफ लाइन, ये तो इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। अच्छा, और बाकी जो है जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दीज आर द लाइंस एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है, चाइना के साथ 3 है और इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ 2 है। ये आपको याद रखने, 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको जैसे चाइना से रिलेटेड पूछ लिया गया, एग्जाम में हो सकता है पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ ले। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना दे, चाइना और क्या नाम है पाकिस्तान को कंबाइंड पूछ सकता है। तो आपको 5 के बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कौन सी लाइन किसके साथ इंडिया शेयर करती है अपनी बॉर्डर को। ठीक है, ये है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप अच्छे से। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। इट मीन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द लाइन एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके लिए विद रेफरेंस टू द एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना ये एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक ये प्रोजेक्ट है क्या, इससे रिलेटेड आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको चेक करना है और नीचे जैसे आपसे बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास इंडिया इज बेस्ड ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि अरुणाचल के अंदर है उससे रिलेटेड है, उससे बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट का नाम है एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो कि इंडिया के अंदर अरुणाचल से रिलेटेड है, ऐसा बोला जा रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर से एसोसिएटेड है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ पैलेरेटिक एंड इंडो म्यांमार बायोजोग्राफिकल जोन। यानी कि इंडिया और जो म्यांमार है इसका जो कॉमन जंक्शन है, ठीक है, जो कॉमन जंक्शन जिसे हम पैलेरेटिक जोन भी कह सकते हो, जो जहां पे ये दोनों अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वो जो कॉमन एरिया आता है वहां पर इसकी लोकेशन है, इसके बारे में बोला जा रहा है। फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर से एसोसिएटेड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बोल रहा है जो इसकी लोकेशन है वो इंडिया और म्यांमार के साथ जो शेयर बॉर्डर है, जो जहाँ पे कॉमन एरिया है वहां पर इसकी लोकेशन है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट ए में बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला गया आपके पास सेकंड ऑप्शन सही है, सी में बोला गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट सही है,
और डी में बोला गया कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये इंडिया और म्यांमार के जो बीच का जो कॉमन एरिया है, ठीक है, वहीं पे ये एसोसिएटेड है, वहां पे ये लोकेटेड है। अच्छा, रिवर की जो बात की जा रही थी इसमें कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये दिबांग रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में है, एग्री, इस बात से बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है ये। बट थोड़ी सी गलती ये होगी कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर नहीं, दिबांग रिवर के ऊपर है। और दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र में की एक छोटी नदी है जिसमें, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, यानी कि उस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करने का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट है, जो कि दिबांग रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसके ऊपर है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थे जो ब्रह्मपुत्र नाम यूज किया गया था, ब्रह्मपुत्र के ऊपर नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर के ऊपर है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है यार, कि इंडिया और जो म्यांमार जो बॉर्डर है, जोन जो है, उस जोन पे, और ये जो एरिया है वो बहुत रिच है इन कंपेरिजन ऑफ बायोजोग्राफिकल प्रोविंस के तरफ पे, यानी कि हिमालय का जो ये जो एरिया है जहाँ पे इंडिया और म्यांमार जिस एरिया में आता है, ये बड़ा रिच है अपने जोग्राफिकल प्रोविंस के लिए, ठीक है, हिमालय के। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जेएनके, जेएनके का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020। अभी जो आपको पता होगा कि जो जेएनके है इसको थोड़ा सा इसमें कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी गई है। पहले जो जेएनके हमारा स्टेट हुआ करता था, अब स्टेट को से यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसके बाद लेह एंड लद्दाख को डिफरेंट कर दिया, इससे अलग कर दिया गया, यानी कि लेह एंड लद्दाख इज डिफरेंट यूटी एंड जेएनके इज अ डिफरेंट यूटी, दोनों को यूटी बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद जेएनके में लॉ एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन किया गया, जिसमें से एक ये है कि जेएनके का में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो फॉर्मेशन होता है, जिसे दिया जाता है लोगों को, उसके अंदर कुछ रूल्स में भी कुछ चेंजेस लाया गया है। तो उस चेंज की वजह से आपके पास एक क्वेश्चन आ गई। आई होप समझ गया आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, कि भाई इंडिया की जो पॉलिसी थी कि भाई जो न्यू पॉलिसी जो आई है जिसमें जेएनके को स्टेट की जगह यूटी बना दिया गया, उसकी वजह से कुछ इंटरनली कुछ रूल रेगुलेशन चेंजेस हुआ है, तो उस चेंज की वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें आपसे बोला गया 3 स्टेटमेंट है इस पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि जेएनके ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये 3 पॉलिसी है, ठीक है, जो पॉलिसी उसके 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर देखेंगे जो नीचे बोला गया आपसे विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, अंडर द अमेंड रूल एलिजिबल नॉन लोकल कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट, यानी कि जो जेएनके में नॉन लोकल, यानी कि जो जेएनके का नहीं है, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ओरिजिनल सिटीजन नहीं है, बाहर का सिटीजन है, अब वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के सिटीजन हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि ये बाहर के जो लोग हैं, अगर वो वहां पे आके स्टेब्लिश्ड हो गए, वहां रह रहे हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहला। सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोले इट वुड अलाउ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है वहां से अगर कोई रिफ्यूजी आया है, सफाई कर्मचारी है, एंड चिल्ड्रन ऑफ वुमेन हु मैरिड नॉन लोकल टू अप्लाई फॉर जॉब, यानी कि वहां पे अगर वेस्ट पाकिस्तान से कोई आया हुआ है, सफाई कर्मचारी आया है, कोई बच्चा आया हुआ है, वुमेन आई हुई है, जो कि वुमेन कौन, जो मैरिड है नॉन लोकल से, लोकल का मतलब जो ओरिजिनली जेएनके के जो सिटीजन है, उसके अलावा भी कोई बाहर के बंदों से भी, जैसे मान लीजिए कोई यूपी बिहार से, या फिर आप ये कह लीजिए किसी और स्टेट से जाकर के वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ओरिजिनल सिटीजन वहां के नहीं है पर रोजगार के लिए वहां गए हुए, उससे भी कोई मैरिड मतलब शादी वादी कर ली और फिर वो वहां रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपका कि भी पहले में तो नॉन लोकल यानी कि बाहर की बात की है, अब इसमें नॉन लोकल के बाद एक टर्म और ऐड कर दी, जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं, जो वहां से भाग के आए हैं, कहने का मतलब है, तो उन लोगों की बात की जा रही है। और उसमें भी बोला गया कि जो कि नॉन लोकल से मैरिज की गई है, ठीक है, नॉन लोकल का मतलब है जो जेएनके को अलावा बाकी जगह से जो है, ठीक है, यानी कि अदर देन जेएनके स्टेट से जो हमारी कंट्री के जो लोग
JNK में जाके जो मेहनत मजदूरी का जो भी कुछ काम करते हैं, यानी कहने का मतलब वहां रहते हैं, अगर उससे भी शादी की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट सेट अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इन मोशन टू इश्यू दैट सर्टिफिकेट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 10 days। अच्छा, अब नया जो रूल आया है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल जो है, उसमें ये बोला गया कि अब जो इनको जो सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे वो फटाफट कर दिया जाएगा, विद इन अ 10 days के अंदर इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, अब रूल को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई अप्लाई कर सकता है, और सर्टिफिकेट भी बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद इन 10 days के बारे में बात की जा रही है। तो आपको ये बताना है ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ए में 1 and 2, बी में आपके पास 2nd and 3rd, सी में आपके पास है 1 and 3, और डी में आपके पास 1 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से? क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। यानी कि बाहर से जो बोला गया था कोई और नॉन रेजिडेंसी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, बिल्कुल करेक्ट। जो नया जो अमेंडमेंट रूल जो है 2020 का जो रूल है JNK ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके अंदर चेंजेस कर दिया कि आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं अब अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उस टेरिटरी के अंदर, यानी कि यूनियन टेरिटरी JNK के लिए। समझ गए होंगे यूनियन टेरिटरी में क्यों बोल रहा हूँ, स्टेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, JNK को शॉर्ट में बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि भाई जो वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजी सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह, चिल्ड्रन, वुमेन जो मैरिड एंड नॉन लोकल से, उनको भी ये सर्टिफिकेट मिल सकता है ताकि वो अप्लाई कर सके किसी जॉब वगैरह के लिए, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं जिसमें ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर जो स्टार्ट किया गया है कि जल्दी से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है, ताकि और रूल को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है और जल्दी भी इशू हो जाए, उसके लिए जो चेंजेस किया गया वो भी करेक्ट है। पर इसमें छोटी सी मिस्टेक ये है, नंबर ऑफ डेज में गड़बड़ हो गई है। जो आपसे मैंने जो क्वेश्चन में जो दिया था, मैंने आपको दिया था 10 days दिया था यहाँ पे। ठीक है, जबकि एक्चुअल में 10 days नहीं है, ये है 15 days। यहाँ पे मिस्टेक है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़े पूरा पढ़े, अगर क्वेश्चन आता वो भी वो गलती हो सकता है, तो थोड़ा डेज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप देखिए ऑलमोस्ट सारा सही है, बस एक छोटा सा ये 0 की जगह 5 करना है बस, और यहीं से सारा खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपसे। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े पूरा पढ़े, थोड़ा टाइम दे के पढ़े, यानी 15 days में। तो ये मिस्टेक होगी, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बहुत इजी है, नेशनल पार्क से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये लोकेशन कहां है इसका ये बताना है। ठीक है, आपको इसका लोकेशन बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कर्नाटका, जो कि कर्नाटका स्टेट के अंदर है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि दादर एंड नगर हवेली, ये भी अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, तो इसके अंदर है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है गोवा के अंदर है, और लास्ट में डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अंडमान एंड निकोबार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में है। अच्छा, अब इस वीडियो में तो इतना ही है, पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूं ताकि आप लोग घर पे भी बैठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सके इस वीडियो के बाद। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है, रिसेंटली एक यूटी है जिसको मर्ज किया गया है। आई रिपीट, कुछ यूटी है जिनको मर्ज किया गया है, मर्ज करना उसको मिलाया गया है, और 2 यूटी को मिला के एक कंबाइंड यूटी डिक्लेयर कर दी गई है। तो वो यूटी क्या है, यूटी का नाम बताना। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो कौन सा है उसका नाम बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं ये छोड़ देता हूं, और दूसरा क्वेश्चन एक और दे देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एक और दे देता हूं। ठीक है, ये हाँ, अच्छा ये और बताइएगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी बाकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर काफी फेमस है और बड़ा भी रिवर है और काफी न्यूज में भी रहता है। तो आपको ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की जो बाकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है, आपको ये बताना है। ट्रिब्यूटरी रिवर समझ गए हो ना, सहायक रिवर जिसको मिला करके एक बड़ी नदी बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आई होप क्लियर हो गया होगा कुछ दोनों क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइएगा कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं, और जो लोकेशन और बाकी जो चीज मैंने आपसे पूछी है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी और एक चीज और बताना चाहे तो बता सकते हैं, ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क न्यूज में क्यों है। अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से ये आंसर भी दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाइव क्लास की नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।